हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से लेके आ गए आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहला क्वेश्चन कि भारतीय सेना ने किस भारतीय अभिनेत्री के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है। तो भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। तो यहाँ अभिनेत्री का नाम क्या है? अभिनेत्री का नाम है विद्या बालन। विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पर रखा कहां पे? जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में। गुलमर्ग बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए, तो गुलमर्ग में इसका नाम रखा है। गुलमर्ग में ये बनाया गया है विद्या बालन फायरिंग रेंज, जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में। और भारतीय सेना ने जो सिनेमा में जो विद्या बालन का योगदान है उसको देखते हुए उनका ये जो फायरिंग रेंज है उनका नाम रखा है। और विद्या बालन और उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर अभी हाल ही में जो गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल था जो भारतीय सेना द्वारा जो आयोजित किया गया था उसमें वे शामिल हुए थे और उन्हीं के नाम पर अभी ये रखा गया है। और साथ में अभी आपको पता होगा कि जो ऑस्कर कमेटी है उसमें भी विद्या बालन को एकता कपूर के साथ वो वहां पे शामिल कर लिया गया है। तो एक और है ऑस्कर कमेटी में शामिल होने वाली अभिनेत्री भी है ये। अभिनेत्री विद्या बालन किसमें है शामिल हुई है अभी ऑस्कर कमेटी में। ऑस्कर कमेटी में भी शामिल हुई है। ऑस्कर कमेटी में इनको शामिल किया गया है विद्या बालन को अभी हाल ही में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले तरलीकृत प्राकृतिक वायु एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में जो पहला जो तरलीकृत जो प्राकृतिक वायु सुविधा संयंत्र है इसका उद्घाटन उन्होंने किया। इस संयंत्र का उद्घाटन जो मंत्री ने जो किया है वो वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व और ऊर्जा व बिजली क्षेत्र की और कृषि की जो विविधीकरण है उस पर उन्होंने इसका जोर दिया। और जो ये नेचुरल जो ये प्राकृतिक जो गैस है ये मुख्य रूप से मीथेन और इसमें कुछ एथेन का जो मिश्रण होता है और इसका जो ये आसान और इसका जो भंडारण है वो बिल्कुल दबाव रहित होता है और परिवहन के तरल रूप के लिए इसको रूप में इसको ठंडा किया जाता है। और यह गैस जो कैसी होती है ये बिल्कुल गंधहीन, रंगीन और मतलब जहरीली नहीं होती। तो कौन सी कहाँ पे किया है इन्होंने इसका उद्घाटन? तो ये उद्घाटन किया है नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है। देश का पहला तरलीकृत प्राकृतिक वायु जो सुविधा संयंत्र है एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, इसका इन्होंने वहां पे ये उद्घाटन किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला पुष्पहीन क्रिप्टोग्राफिक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला पुष्पहीन क्रिप्टोग्राफिक जो ये उद्यान है ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के देहरादून जिले में। जो भारत का जो पहला ये उद्यान है और इसको 11 जुलाई को देहरादून के जो चक्राता क्षेत्र में देवबन के जो जंगल है वहां पे इसको स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे है? ये है देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वहां पे इसको अभी बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि अभी तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं वो चार महीनों में। तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उत्तराखंड के। तो वहीं उत्तराखंड के जो राजधानी है देहरादून, वहां के जो चक्राता क्षेत्र है उसके देवबन में जो है वहां पे इसको स्थापित किया गया। चक्राता क्षेत्र के देवबन जंगल में यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। वहां का जो ये जंगल है वहां पर अधिकतर जो ये पौधे हैं वो देवदार के और शाहबतूत के पेड़ हैं जहाँ पे ये इसको एक अच्छा इस प्रकार के जो ये उद्यान उसके लिए एक अच्छा जो माहौल है वो पैदा करते हैं। और 11 जुलाई को इसका मतलब इसको उद्घाटन कर दिया गया है। कब किया गया इसका उद्घाटन? तो ये किया गया है 11 जुलाई 2021 को इसको स्टार्ट कर दिया गया है।
11 जुलाई 2021 को इसको स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें जो 50 जो अलग अलग प्रजातियां हैं उसके जो क्रिप्टोग्रामिक जो पौधे हैं उनकी 50 अलग अलग प्रजातियां इसमें लगाई गई हैं। और ये जो जहाँ पर ये जंगल ये जो ध्यान लगाया गया है वो जमीन से 900 फीट की हाइट पर है, और वहाँ पर 50 प्रकार के क्रिप्टोग्रामिक पौधे वहाँ पर लगाए गए हैं। जैसे भाई शैवाल हो गया, मॉस, लार्किन आदि इस प्रकार के पौधे वहां पर लगाए गए हैं। तो कितनी प्रजातियां वहां पर? 50 तरह की प्रजातियां क्रिप्टोग्रामिक पौधों की। क्रिप्टोग्राम 50 तरह की प्रजातियां हैं। कौन सी? क्रिप्टोग्रामिक पौधों की प्रजातियां वहां पर लगाई गई हैं। कहां पर? देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून के चक्राता क्षेत्र के देवबंद जंगल में 11 जुलाई 2021 को स्टार्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में जाने वाली अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली हैं, और वो 11 जुलाई को अंतरिक्ष में गई हैं। तो कब कौन बनी है ये बनी है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला कहाँ की रहने वाली है ये? वैसे इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इनका जन्म हुआ था। 34 वर्षीय शिरीषा बांदला देश की जो तीसरी जो भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है। सबसे पहले कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम्स, उनके बाद ये तीसरी शिरीषा बांदला बनी है। और जो हमारे देश के जो पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा, जो 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। और उनके बाद शिरीषा बांदला जो अभी हाल ही में गई हैं, 34 वर्षीय, ये आंध्र प्रदेश से हैं। और ये जो रिचर्ड ब्रैनसन के वर्जिन जो गैलेक्टिक के रॉकेट पावर्ड स्पेस प्लेन यूनिटी 22 उनके जो 6 सदस्य जो क्रू है उसके ये सदस्य हैं। जो 6 सदस्यों का जो क्रू है उसमें ये सदस्य हैं, और उनके साथ ये गई हैं। तो कौन बनी है? शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है अंतरिक्ष में जाने वाली। तो चलिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया? तो भारत के केरल राज्य में जीका वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। और ये मामला जो दर्ज किया गया है ये गर्भवती महिला के में ये वायरस पाया गया है, जो कि परसाला जो मतलब केरल के परसाला की रहने वाली हैं। और वो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में गई थी वो डिलीवरी के लिए। तो वहाँ पर उनमें ये जीका वायरस का जो पहला केस वहाँ पे मिला है। और कुल मिलाकर अब तक वहाँ पर 15 जीका वायरस के केस मिल चुके हैं। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री है वीणा जॉर्ज, उन्होंने बताया कि अब तक जो वहाँ पे 15 केस मिल चुके हैं। और जो ये पहला केस था जो गर्भवती महिला थी और उनका जो बच्चा था, वो दोनों अभी वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में अभी रिकवर कर रहे हैं। और वो इस वायरस को रोकने के लिए पूरी रोकथाम पूरा मतलब उन्होंने मास्टर प्लान बना लिया है। तो सबसे ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पर जीका वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया? तो वो है केरल में दर्ज किया गया। कौन थी सबसे पहले? गर्भवती महिला थी। पहला केस जो था गर्भवती महिला, कहाँ की रहने वाली थी ये? परसाला की रहने वाली है, परसाला की। और अब तक वहां पे कितने केस हो गए हैं? टोटल 15 केस मिल चुके हैं। 15 केस अब तक वहां पर मिल चुके हैं। वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है स्वास्थ्य मंत्री केरल की? वीणा जॉर्ज। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने भी बताया कि वहां पे 15 केस मिल चुके हैं। और जो पहला केस मिला था गर्भवती महिला, वो और उनका बच्चा अभी रिकवर कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक जो प्रोग्राम है वो शुरू करने की घोषणा की? तो रक्षा जो डीआरडीओ है उन्होंने 8 जुलाई को एआईसीटीई के साथ रक्षा विनिमय को बढ़ावा देने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी में एमटेक का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने की घोषणा की। तो ये किसके साथ स्टार्ट किया है? ये किया है एआईसीटीई के साथ स्टार्ट किया है। और इसको 8 जुलाई को इसका जो शुभारंभ किया गया है, कब किया गया है? 8 जुलाई को इसको स्टार्ट किया गया है।
और जो इसका शुभारंभ किया गया है वो किया है डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी और एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। किसने किया है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। इन्होंने ये इसका शुभारंभ किया है। और ये जो प्रोग्राम है जो ये रक्षा प्रौद्योगिकी के जो आवश्यक जो सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जो ज्ञान है, कौशल है, योग्यता है, उनको प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो ये डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर ये रक्षा प्रौद्योगिकी टेक स्टार्ट किया है? तो ये किया है एआईसीटी के साथ। 8 जुलाई को ये स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट है, असम राज्य में भारत के किस राज्य तक पहली यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस पहुंची? तो असम राज्य से अभी सबसे पहले मणिपुर राज्य तक जो पहली यात्री ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस वो पहुंची है। तो ये कब है? तो ये 2 जुलाई को इसका ट्रायल रन हुआ था असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से मणिपुर के वेंगा इचुन पाओ तक। कहां तक ये हुआ है? ये कौन से राज्य तक गई है? तो ये गई है मणिपुर तक। और ये कहां तक चली है? असम के सिलचर स्टेशन से मणिपुर के वेंगा इचुन पाओ तक। ये अभी 2 जुलाई को इसका ट्रायल रन हुआ है। कब हुआ है? 2 जुलाई को ट्रायल रन हुआ है इसका। ये पहले जो इसका ट्रायल रन था इसमें ये 11 किलोमीटर चली थी, 11 किलोमीटर तक ये चली थी। और इसमें जो रेलवे के जो अधिकारी थे वही थे इस ट्रेन में। अभी स्टार्टिंग में इसके ट्रायल रन में तो असम राज्य से भारत का जो ये पहली यात्री ट्रेन चली है कहां तक चली है? मणिपुर के असम के सिलचर स्टेशन से मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ स्टेशन तक ये चली है। 2 जुलाई को इसका पहला ट्रायल रन हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने स्पर्श पेंशन रक्षा प्रणाली को मंजूरी दी? तो ये जो स्पर्श जो पेंशन जो रक्षा प्रणाली है इसकी जो मंजूरी दी है वो दी है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय ने जो रक्षा पेंशन की जो मंजूरी और संवितरण के लिए जो स्वचालन के लिए एक जो एकीकृत प्रणाली है उसको इन्होंने मंजूरी दी है। और ये मंजूरी इन्होंने 8 जुलाई को दी है। और जो ये जो स्पर्श है ये एक वेब आधारित प्रणाली है जो पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी जो मध्यस्थ जो बिचौलिए होते हैं उन पर भरोसा किए बिना जो ये पेंशन है जो रक्षा जो पेंशन भोगी है डायरेक्ट उनके बैंक खातों में ये जमा करवाती है। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये स्पर्श ये स्टार्ट किया है रक्षा मंत्रालय ने। किसने स्टार्ट किया है? रक्षा मंत्रालय ने। इसमें क्या है? ये एक वेब पोर्टल है और इसमें डायरेक्ट इसमें जो आप हम इसको कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और इस पर अपना सारा डिटेल देख सकते हैं। और इस पे क्या है कि इसमें आप किसी थर्ड पर्सन के साथ आपको बात नहीं करनी। जो भी आपकी जो पेंशन है जो रक्षा विभाग में है, जो भी डिफेंस सर्वेंट है, उनकी जो पेंशन है वो डायरेक्ट उनके खातों में आएगी। और ये जो स्पर्श है इसके लिए जो अलग अलग वे बनाए गए हैं जो सेवा केंद्र, ताकि उनकी जो पहुंच है वो वहां तक जो दूर तक जो मतलब दूर दराज क्षेत्र में भी जो पेंशन भोगी रहते हैं उनकी पहुंच उस तक हो। तो उसके लिए जो इनका जो रक्षा का जो वित्त विभाग वो तो है ही, साथ ही इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को भी इसके जो ये इनका सुविधा केंद्र है इसके रूप में इनको मतलब इसके साथ इनको सहभागी बनाया है। तो कौन कौन होंगे इसमें जो इसके सहभागी होंगे? वो कौन से होंगे? एसबीआई और पीएनबी बैंक। ये बैंक भी इसके जो सुविधा केंद्र होंगे जो रक्षा जो स्पर्श का जो पूरी उसके सुविधा जो पेंशन भोगी हैं उनको देंगे। तो ये कब स्टार्ट किया है? तो ये जो स्पर्श है ये स्टार्ट हुआ है 8 जुलाई को। कब स्टार्ट किया है? 8 जुलाई को। किसने? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने।
तो किस मंत्रालय ने सस्पेंशन रक्षा प्रणाली को मंजूरी दी? तो वो दी है रक्षा मंत्रालय ने 8 जुलाई को। तो चलिए नेक्स्ट है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस फिल्म को अपने उसमें संग्रह में जोड़ा है? तो NFAI ने हाल ही में पीके, आमिर खान की जो 2014 में जो फिल्म आई थी, पीके को अपने संग्रह में जोड़ा है। और जो पीके फिल्म के जो डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी, उन्होंने 6 जुलाई को NFI के डायरेक्टर प्रकाश मागडम को जो इसके जो ओरिजिनल पीके के जो ओरिजिनल जो नेगेटिव हैं वो उनको दे दिए हैं। तो कौन सी फिल्म जोड़ी है हाल ही में? तो वो जोड़ी है पीके। कब? ये है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को पीके फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, उन्होंने इसके जो ओरिजिनल प्रिंट है वो NFAI के जो अध्यक्ष हैं उनको, प्रकाश मागडम, उनको ये इसके जो प्रिंट है ओरिजिनल प्रिंट वो दे दिए हैं। और इससे जो ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, इसमें जो भारत की जो पुरानी फिल्में हैं उनके ओरिजिनल प्रिंट इसमें रखे जाते हैं। और NFI का जो मतलब ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है पुणे में। और इसका जो स्टार्ट किया गया था तो ये 1964 में इसको स्टार्ट किया था। तो NFAI कहाँ पे स्थित है? ये है पुणे में। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 1964 में। इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे पीके नायर। पीके नायर ने इसको स्टार्ट किया था। NFI पुणे में है, स्टार्ट हुआ 1964 में और इसके फाउंडर थे पीके नायर। तो चलिए आज के लिए इतने काफी हैं। कल आपके लिए फिर से नए क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।